हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्किल में। मैं हूं आशुतोष गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स मतलब ग्रह के बारे में। हमने जो पिछली 2 क्लासेस पढ़ाई हैं तो उनमें हमने डिस्कस किया है। पहली क्लास में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और तारों का कैसे निर्माण हुआ, तारों का अंत कैसे हुआ। और दूसरी क्लास में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा, सौरमंडल के सूर्य के बारे में और उनके ग्रहों के स्थिति और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम ग्रहों को डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं, जिससे आगे आपको समझने में आसानी होगी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि सूर्य एक तारा है जिसका खुद का प्रकाश होता है और खुद की ये ऊर्जा जनरेट करता है। बाकी सूर्यमंडल में इसकी परिवार में 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों की संख्या होती है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो ये ग्रह होते हैं ये सूर्य से ही अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उनके ही प्रकाश से ये प्रकाशमान होते हैं। तो 8 ग्रहों में इन 8 ग्रहों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब में या सूर्य से स्थिति के हिसाब में ये ग्रह कैसे स्थित हैं। तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, फिर दूसरा शुक्र ग्रह आता है, तीसरा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण ग्रह। फिर लास्ट में आता है प्लूटो। इसको ग्रह नहीं मानते हैं, ये बौना ग्रह है। पहले इसको ग्रह की श्रेणी में माना जाता था, बट 2006 के IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक होती है प्राग शहर में। तो उस बैठक में इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अभी ये ग्रह की श्रेणी से हट गया तो हमको केवल ये 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी, ये 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 ग्रह संरचना, आकार और बाकी इनके जो कंपोजिशन है, कैसे ये बने हैं, तो इसकी वजह से ये पृथ्वी के समान है। जैसे मान लीजिए इसका आकार और इनकी संरचना पृथ्वी के जैसी मिलती जुलती है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। कौन से ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा गया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या? आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स। क्यों इंटरनल प्लैनेट्स कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीक के ग्रह हैं। ये सूर्य से सबसे नज़दीक के 4 ग्रह हैं, इनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार जो सूर्य से सबसे दूर 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह, जिनमें से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहा जाता है। बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बृहस्पतीय ग्रह? क्योंकि जो इनकी संरचना और इनका आकार है वो अगर उस लिहाज से देखें तो ये बृहस्पति से मिलते जुलते ग्रह हैं, इसलिए इसको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति के जैसे दिखने वाले ग्रह हैं। अभी ये जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स मतलब या चट्टानी ग्रह। चट्टानी ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन, इनकी बनावट में ज़्यादातर पार्ट जो है वो चट्टानों का है, इसलिए इनको चट्टानी ग्रह कहते हैं। इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। बाकी के ये जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बोलते हैं गैस जायंट। गैस जायंट प्लैनेट्स। गैस जायंट मतलब गैसीय, गैस दानव, इनको बोलते हैं गैस दानव। क्यों गैस दानव बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये जो प्लैनेट्स हैं 4, इनके फॉर्मेशन में ज़्यादातर जो रोल है वो गैसेस का होता है। ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, यानी गैसीय प्लैनेट है, गैस से बने हुए ग्रह हैं। और इनकी जो आकार है वो बहुत बड़े आकार में है। जैसे बृहस्पति खुद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए ये दानवाकार आकार में है, बहुत बड़े हैं, तो इसलिए इसको गैस जायंट या गैस दानव कहते हैं इन 4 ग्रहों को। ठीक है, तो अब इन 8 ग्रहों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान गए हैं। आगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम जैसा कि सूर्य की दूरी के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। फिर यह सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का मतलब सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है, यानी इसका कोई उपग्रह ऐसा नहीं है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाए, ऐसा कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, वैसा इसका कोई चंद्रमा नहीं है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो ही बहुत वीक स्ट्रेंथ का होता है। ज़्यादा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है, बहुत ही दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो इसके बनावट में कुछ धात्विक तत्वों का भी रोल होगा। फिर परिक्रमण काल मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किसी ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। तो इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 88 पृथ्वी दिन का समय लगता है। यानी जितना हमारे यहाँ का 88 दिन होता है उतना टाइम इसको एक चक्कर लगाने में लग जाता है सूर्य का। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है ग्रहों की, वैसे वैसे उनकी परिक्रमण काल बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और जो ग्रह सूर्य से दूर होगा उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उतना अधिक डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए उनको अधिक टाइम लगेगा। इसी प्रकार जैसे नेपच्यून ग्रह है, वरुण ग्रह, वो सूर्य से सबसे दूर है तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसको केवल 88 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, जबकि हमारी पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं। बुध अपनी धुरी पर 59 डेज यानी 59 दिनों में अपनी धुरी पर घूम जाता है। यानी अपनी धुरी का मतलब जैसे मान लीजिए इसका ये एक्सिस है, धुरी है, और ये इसके चारों ओर यानी अपने खुद के चारों ओर घूमने में इसको 59 पृथ्वी दिन का टाइम लगता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ एक दिन और रात का ड्यूरेशन कितना होता है, 24 घंटा, उसी प्रकार यहाँ पर जो एक दिन और रात होती है वो हमारे दिन यानी हमारी पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होगी। यहाँ का यानी बुध का एक दिन और रात अपनी इस धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी दिन के 59 दिनों में ये लगाता है। अब अगला पॉइंट है कि यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर का मतलब, क्योंकि ये अभी देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, मान लीजिए ये सन है और ये है मरकरी, तो सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह होने के कारण इसको सूर्य से गर्मी भी अधिक मिलती है, मतलब सूर्य से तापमान अधिक मिलता है। बट यहाँ पर कोई घना वायुमंडल नहीं है। घना वायुमंडल मतलब जैसे कि हमारे पृथ्वी पर एक वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी हवाएं हैं जो हमारी पृथ्वी का एक कंबल के रूप में काम करती हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे काम करती हैं वायुमंडल। तो यहाँ पे कोई घना वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो ऊर्जा ये प्राप्त करता है सूर्य से, मरकरी, जैसे ही यहाँ पे रात होती वो ऊर्जा को ये क्या करता है, अंतरिक्ष में छोड़ देता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए सूर्य से को कुछ ऊर्जा प्राप्त किया इसने, तो जैसे ही रात होती है यानी सूर्य इसके दूसरी तरफ चमकना शुरू करता है, जहाँ पे रात होती है तो वहाँ से ये क्या करता है कि जो ऊर्जा इसने प्राप्त किया उसको इतनी जल्दी से खो देता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चला जाता है। यानी दिन में कितना तापमान रहेगा, 427 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा तापमान, लेकिन रात में उतना ही कम, 173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 173 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कि दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अधिक, और रात में उतना ही कम, बहुत कम, माइनस में भी 173 डिग्री, यानी कि दिन में इतना ज़्यादा तापमान और रात में इतना कम तापमान। इसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर, यानी ताप में अंतर कितना है। तो 427 दिन में था और माइनस के 173 डिग्री रात में होगा, यानी कि जो दैनिक तापांतर होगा लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसलिए सभी ग्रहों में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो बुध ग्रह में पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई घना वायुमंडल नहीं होता है इसलिए ये जो ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य से वो उतनी ही जल्दी छोड़ देता है, यानी पृथ्वी अंतरिक्ष में वो ऊर्जा चली जाती है और ये खुद ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अगले ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला ग्रह है शुक्र। यह शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे कम दूरी पे स्थित कोई अगर ग्रह है तो वो है वीनस ग्रह। ठीक है, तो इसको ये सबसे नज़दीक का ग्रह है और यहाँ पर जो है घना CO2 का घना वातावरण पाया जाता है। जैसे कि हमने पिछली
स्लाइड में पढ़ा है कि जो बुध ग्रह है उसका कोई घना वायुमंडल नहीं है, बट वीनस पे वायुमंडल है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घना वायुमंडल है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। अभी हम ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ये है कि कोई भी जो ग्रह है या कोई भी चीज़ है जो ऊर्जा प्राप्त करता है, वो समय के साथ में ऊर्जा को रिलीज कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट उस स्थिति को कहते हैं कि जो ऊर्जा प्राप्त किया वो रिलीज ना कर पाए या उसको कैसे भी करके कैप्चर कर लिया जाए। तो जब ग्रहों के कंटेक्स्ट में ये बात आती है तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो उसके चारों ओर का जो वायुमंडल होता है वो, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी अर्थ, इसके चारों ओर बहुत ही घना वायुमंडल है ना, हवाएं हैं। उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये सारी गैसेज क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट होने में मदद करती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हुआ पृथ्वी को, इससे ये पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करके, तापमान प्राप्त करके गर्म हो गई। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से जैसे ही ऊर्जा ये प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये ऊर्जा पृथ्वी अंतरिक्ष में छोड़ता भी रहता है, पृथ्वी छोड़ती भी रहती है अंतरिक्ष में ऊर्जा। तो मान लीजिए रात में जैसे ही सूर्य का चमकना दूसरी तरफ हुआ, रात आई, तो जो पृथ्वी पर जितना ज़्यादा ये ऊर्जा प्राप्त किया था अब पृथ्वी उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ने लगती है। लेकिन जब ये छोड़कर ऊर्जा छोड़ती है तो इसके चारों ओर ये जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहती हैं, तो ये क्या करती हैं कि इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खुद सोख लेती हैं और ये खुद भी गर्म हो जाती है और पूरे वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी इन ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो ये ऊर्जा जो प्राप्त किया था ये छोड़ के, यानी अंतरिक्ष में छोड़ के, और ये खुद ठंडी हो जाती। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको कैप्चर कर लेती हैं और इस पृथ्वी को फिर से हल्का फुल्का गर्म रखती हैं। तो इसीलिए जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है या वायुमंडल है, इसको हम गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। तो यही जो फेनोमेना है ये शुक्र ग्रह पर भी हो रहा है कि ये जो सूर्य से ताप प्राप्त करता है तो इसको ये छोड़ना भी चाहता है, बट इसके जो चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 का घना वातावरण है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। ये शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी पाए जाते हैं। तो जो शुक्र है ये सबसे अधिक चमकीला और सबसे गर्म सबसे गर्म ग्रह है। अगर सौरमंडल में हम देखें तो सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसका जो तापमान होता है 465 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो 465 डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो ऊष्मा आती ही रहती है, जा नहीं पाती है, क्योंकि जो CO2 होती है वो उसको कैप्चर कर लेती है और इसको लगातार गर्म बनाए रहती है। जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था बुध को सबसे गर्म, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे कोई वायुमंडल ही नहीं है जो उस ऊष्मा को कैप्चर कर सके, तो इसलिए वो गर्म तो होता है दिन में बहुत ज़्यादा, लेकिन रात में उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो इसलिए वो यानी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह के श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा मतलब अगर शाम के टाइम पे आप देखोगे तो ये आकाश में शाम के टाइम में चमकता हुआ नज़र आएगा आपको। ये एक्चुअल में इसको तारा कहा गया है, लेकिन ये तारा है नहीं, एक ग्रह है, क्योंकि ये शाम के टाइम में आकाश में चमकता हुआ नज़र आता है, इसलिए इसको कहने की भाषा में सांझ का तारा या भोर का तारा कहा गया। भोर का तारा मतलब अगर सुबह के टाइम पे ये चमकता रहता है। तथा इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार और जो कंपोजिशन है, यानी कि इसका बनावट है और इसका जो झुकाव है, वो भी पृथ्वी के समान ही है। तो इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी ये मतलब हर लिहाज से पृथ्वी के समान ही है, तो इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत यह क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। अपनी धुरी मतलब ये अपना, इसका मान लीजिए धुरी है, इसके चारों ओर घूमता है ये पूरब से पश्चिम। जो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं वहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम दिशा में। बाकी के सारे ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि
पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जबकि ये ग्रह क्या है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो जैसे हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी पे सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, बट जो शुक्र है ये उल्टा ग्रह, उल्टा घूमता है, पश्चिम पूरब से पश्चिम घूमता है, इसलिए यहाँ पे सूर्य का उदय भी उल्टा होता है, पश्चिम में होता है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि किस ग्रह पे, किन ग्रहों पे या किस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो उसके पूछने का मतलब ये होता है कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। तो उसमें शुक्र, और एक और ग्रह है अरुण, जो हम आगे पढ़ेंगे। अरुण भी यही काम करता है, मतलब वो भी पूरब से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। तो अगर यहाँ पे शुक्र में देखा जाए तो यहाँ पे सूर्योदय जो होता है वो पूर्व पश्चिम की दिशा में होता है। ये अपने अक्ष पे एक चक्कर 243 दिन में लगाता है, एक चक्कर 243 दिन में अपने अक्ष पे लगा लेता है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगाती है 24 घंटे में, है ना, हमारी पृथ्वी एक चक्कर अपने धुरी पर लगाती है 24 घंटे में, उसी प्रकार जो शुक्र ग्रह है वो अपना चक्कर अपनी धुरी पर 243 दिन पृथ्वी दिन में लगाता है। यानी जितना हमारे पृथ्वी का 243 दिन का टाइम होगा उतने दिन में ये एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। यानी इसका जो दिन और रात का टाइम है वो हमारी पृथ्वी के 243 दिन के बराबर में होगा। फिर अगला पॉइंट है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 225 दिन का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में इसको पृथ्वी दिन के 225 दिन का टाइम लग जाता है। फिर अगला पॉइंट है इसका कोई चंद्रमा नहीं है, मतलब इसका कोई ऐसा उपग्रह नहीं है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाए। यानी बुध और शुक्र, इन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि बुध का भी कोई चंद्रमा नहीं है और शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है जो इसको चारों ओर चक्कर लगाए। फिर अगला ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह या मार्स, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लाल लाल कलर का दिखेगा। इसका कारण ये होता है कि इसका जो सरफेस है यानी परत, इसकी ज़मीन पे लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जो लाल रंग का होता है। इसी की वजह से ये लाल ग्रह या लाल दिखता है, इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल की सतह पर धूल चट्टानों से बनी है। जो मंगल की जो सतह है वो धूल और चट्टानों यानी हमारी पृथ्वी जैसे ही बनी है। यहाँ पे पहाड़ हैं, ज्वालामुखियाँ हैं, घाटियाँ हैं, ये सब पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है ओलिपस मॉन्स। ओलिपस मॉन्स का नाम का एक ज्वालामुखी है जो सौर मंडल में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यानी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं ना, तो इन 8 ग्रह पर अगर कोई ज्वालामुखी विद्यमान है तो उन सभी ज्वालामुखियों से बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मॉन्स। ये कहाँ पर स्थित है, ये है मंगल ग्रह पर स्थित है। फिर दूसरा पॉइंट है वेलेस मेरिनेरिस। ठीक है, ये एक प्रकार की घाटी है और ये सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी है। यानी सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पे पाया जाता है और सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी भी मंगल ग्रह पे पाई जाती है। इसका आकार आकार इसका लगभग पृथ्वी का आधा है, यानी पृथ्वी से ये छोटा ग्रह है। तापमान तापमान इसका बहुत ठंडा है और ये लगभग -60 डिग्री है। यानी हमारी पृथ्वी पे जो तापमान है इससे भी वो कम है, -60 डिग्री है। यहाँ के वायुमंडल बहुत पतला है, हमारी पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल नहीं है। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसमें ऑक्सीजन और जलवाष्प पाए गए हैं बट बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं मंगल ग्रह में। तो आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसका घूर्णन काल, मंगल ग्रह का घूर्णन काल लगभग 24 घंटे और 37 मिनट के बराबर होता है, लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर ही होता है। यानी कि यहाँ का एक दिन हमारी पृथ्वी के दिन के बराबर होता है, जो अपनी धुरी पे 24 घंटे में मंगल घूम जाता है। फिर परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 687 दिन लगते हैं। यानी कि मंगल का एक वर्ष पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होगा। एक वर्ष उसको बोलते हैं कि जिस टाइम में कोई भी ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है उस टाइम को बोलते हैं वर्ष। जैसे हमारी पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी हमारी पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन के बराबर है। जबकि मंगल का जो एक वर्ष रहेगा वो हमारी पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होंगे। यानी कि 687 दिन में मंगल अपने चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर इसके उपग्रहों के बारे में बात की जाए तो इसके 2 उपग्रह हैं।
दो उपग्रह हैं, पहला है फोबोस, दूसरा है डिमोस। जो डिमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। और ये दोनों उपग्रह याद रखिए, क्योंकि हमेशा पूछता है कि फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का है। तो फोबोस और डिमोस, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि ये फोबोस है, फोबोस, और ये डिमोस है, जो सबसे छोटा उपग्रह है, मंगल का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे पानी के संकेत पाया गया है कि ये बर्फ़ के रूप में यहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा है या पानी पाया गया है। इससे यहाँ पे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जताई जा रही है कि यहाँ पे कभी जीवन हो सकता है या जीवन होगा, क्योंकि जहाँ भी पानी पाया जाता है तो वहाँ पे जीवन की संभावनाएं अधिक रहती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है तो हमारी पृथ्वी पर जीवन तो बहुत ही एडवांस लेवल पे है। तो उसी प्रकार अगर किसी भी ग्रह या किसी भी उपग्रह पर पानी पाया जाता है तो वहाँ पे जीवन की संभावनाएं खोजी जाती हैं। तो कई अंतरिक्ष मिशन इस पे गए हुए हैं मंगल पे, जैसे कि नासा का परसीवरेंस रोवर। रोवर मतलब कि एक चलने फिरने वाली मशीन जो नासा ने मार्स पे भेजा, यानी मंगल पे भेजा, और उसको वहाँ पे लैंड करवाया, और उससे खोजबीन या जो भी अन्वेषण है, डिस्कवरी है, वो सारी वैज्ञानिक परीक्षण चल रहे हैं। परजीवरेंस रोवर और एक है क्यूरियोसिटी रोवर, दो रोवर नासा ने भेजे थे। इन्होंने ये रोवर को वहाँ की ज़मीन पे, यानी मार्स की ज़मीन पे उसको लैंड करवाया है। हमारा इसरो, यानी भारत का इसरो ने भी मंगलयान भेजा है। मंगलयान 2014 में गया, जो मार्स के ऑर्बिट मतलब उनकी कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वहाँ से जानकारियाँ जुटा रहा है। तो हमारा जो इसरो है उसने भी 2014 में एक अंतर्ग्रहीय, सबसे पहला अंतर्ग्रहीय जो मिशन था वो मंगलयान था, यानी कि दूसरे ग्रह पर भेजने का कोई इसरो का प्लान था, तो वो मंगलयान है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि मंगलयान के बारे में पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा मिशन था जो मार्स ग्रह पे भेजा गया है, तो वो है मंगलयान। तो दोस्तों इस क्लास में यहीं तक, और हमने इस क्लास में बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस और मार्स मंगल ग्रहों के बारे में पढ़ा है, जो 3 ग्रह हैं। बाकी पृथ्वी के बारे में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। अगली जो क्लास आने वाली है वो उसमें हम जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस यानी अरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, और नेपट्यून। ये बाकी के 4 ग्रह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको और ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो हम आपको और अच्छे कंटेंट लेकर और अच्छे तरीके से आपके साथ में साझा करेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।